प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम करेंगे घर की याद कविता की व्याख्या। काव्यांश है, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। अब हम करेंगे इसके शब्दार्थ। धीर का होता है धैर्य, धीर का मतलब होता है धैर्य। नाम करना का मतलब होता है प्रसिद्धि प्राप्त करना, नाम करना होता है प्रसिद्धि प्राप्त करना। शोक होता है दुख, शोक होता है दुख। कवि कहता है कि हे सावन, तुम मेरे घर जाना और मेरे पिताजी से ये मत कहना कि मैं यहाँ जेल में निराश रहता हूँ, दुखी रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। उनको यह कहना कि मैं जेल में बड़े मज़े से रह रहा हूँ और मुझे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। मेरे माता पिता को तुम धैर्य देते रहना। उन्हें यह कहना कि मैं यहाँ कविता लिख रहा हूँ, लिखने में मस्त हूँ और कविता लिख करके या लिखने का काम करके समाज में प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा हूँ। उन्हें यह भी बताना कि यहाँ लोग उन्हें बहुत चाहते हैं, लोग उन्हें बहुत चाहते हैं। मैं देश के लिए कारावास में रहकर नाम कर रहा हूँ, अपने कुल का नाम रोशन कर रहा हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे जेल जाने पर जरा भी दुख ना मनाएं, शोक ना बनाएं, कष्ट महसूस ना करें। कहने का आशय है कि कवि अपने पिता को सावन के माध्यम से संदेश देता है कि वो कभी भी कवि के लिए दुखी ना हो, परेशान ना हो, तड़फे ना, रोए ना। अब इसके प्रश्न देखें। किंतु उनसे यह न कहना पंक्ति का क्या मतलब है, क्या आशय है। किंतु उनसे यह न कहना तो बताना है कवि कारावास का जीवन व्यतीत कर रहा है। घर से दूर रहने के कारण उसे घर और परिवार के सदस्यों की बहुत याद आती है। सावन मास की वर्षा के कारण कवि का मन और भी अधीर हो उठता है और निराश हो जाता है। कवि अपने मन की भावनाओं को सावन मास के माध्यम से अपने माता पिता तक पहुंचाना चाहता है। साथ ही उसे सतर्क कर देता है कि उन्हें यह मत बता देना कि मैं यहाँ कारावास में बहुत निराश हूँ, दुखी हूँ। अगला प्रश्न है, कवि ने किसी और किसके द्वारा धीर देने के लिए कहा है। तो बताना है कवि ने सावन के माध्यम से या सावन के बादलों को कहा है कि उसके माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों को धैर्य देते रहना। उन्हें यह बताना कि कवि कारावास में कुशलता पूर्वक है और बड़े मजे में है। अगला प्रश्न है, कवि किसका और कैसे नाम कर रहा है। तो बताना है कवि अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहा है। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि वह जेल में बंद है, किंतु वह किसी अपराध या चोरी के कारण कारावास में नहीं है, अपितु उसने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया है। उसके कारण अंग्रेज शासन ने उसे कारावास की सजा सुनाई है। उस समय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर और जेल जाकर अपना परिवार और अपने देश का नाम ऊंचा कर रहा है। कहने का आशय है कि जेल में जाकर के कवि जो है अपने माता पिता का, देश का और अपने परिवार के अन्य सदस्यों का नाम रोशन कर रहा है। कवि ने किसे अपनी कुशल सेम सुनाने के लिए घर भेजा। तो बताना है कवि ने कालिदास की मेघदूत परंपरा के अनुसार सावन को संदेश देकर के अपने घर, अपने माता पिता को उसका कुशल क्षेम बताने के लिए भेजा। अपने माता पिता को जो है उसका कुशल क्षेम बताने के लिए भेजा। कवि सावन से क्या न कहने का आग्रह करता है। तो बताना है कवि जेल में जेली जा रही मानसिक यातनाओं के बारे में
अपने माता पिता को कुछ ना बताने के लिए कहता है और उन्हें धैर्य देने के लिए भी कहता है, या उन्हें धैर्य प्रदान करने के लिए कहता है। कवि कौन सी बातें कर अपने दर्द को छिपाने की कोशिश करता है, तो बताना है। कवि जब सावन से कहता है कि कह देना वह जेल में लिख रहा है, लेखन और पठन कार्य में व्यस्त है, या उसका लेखन और पठन कार्य चल रहा है, वह निरंतर कार्य में लिप्त रहता है, यानी काम में लगा रहता है, वह पढ़ लिख कर ज्ञानार्जन कर रहा है, वह उन्हीं का नाम रोशन कर रहा है आदि वाक्यों में कवि का दर्द साफ झलकता है या दिखाई देता है। अवतरण में किस परंपरा का निर्वाह किया है, तो बताना है मेघदूत परंपरा का निर्वाह किया है। इस अवतरण में मेघदूत परंपरा का निर्वाह किया है। इस काव्यांश का या इस अवतरण का काव्य सौंदर्य बताइए, तो बताना है। कवि ने सावन के माध्यम से संदेश भेजकर अपनी कुशल क्षेम का समाचार माता पिता को सुनाया है। कालिदास की मेघदूत परंपरा का निर्वाह किया गया है। अनुप्रास अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण युक्त कोमल सरल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवि ने अपने इस काव्यांश में जो है सावन का मानवीकरण किया है। किसका किया है? सावन का मानवीकरण किया है। उसे संदेश वाहक बना करके भेजा है। कवि की निराशा और मनोदशा का सूक्ष्म वर्णन किया गया है। कहना शब्द की आवृत्ति अत्यंत आकर्षक बन पड़ी है। छोटे छोटे वाक्यों एवं तुकांत से काव्य सौंदर्य में वृद्धि हुई है। छोटे छोटे वाक्यों तथा तुकांत से जो है काव्य में वृद्धि हुई है या काव्य सौंदर्य में वृद्धि हुई है। अगला काव्यांश है। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट के ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न जानूं खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देख ना कुछ बक न देना उन्हें कोई शक न देना, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवें को वे न तरसें। अब इसके शब्दार्थ करेंगे हम। और कहना मस्त हूँ मैं, मस्त माने मौज में, मस्त माने मौज में हूँ, मगन हूँ, प्रसन्न हूँ। उसके बाद है व्यस्त, व्यस्त माने होता है मैं काम में लगा हुआ हूँ, यानी कि मैं बहुत ही जो है लगन से काम कर रहा हूँ, मैं खाली नहीं बैठा हूँ। कातना, कातना होता है सूत का बटना, सूत बटना, सूत बटना होता है कातना। अगला है ठेलता हूँ, ठेलना माने होता है धकेलता हूँ, ठेलना होता है धकेलता हूँ। शेर, शेर माने होता है किलो, 70 शेर, शेर माने होता है किलो। तौल की एक इकाई है ये, तौल की एक इकाई है, इसको बोलते हैं शेर। क्या बोलते हैं? शेर। और ढेर माने होता है बहुत सारा, ढेर क्या होता है? बहुत सारा। उसके बाद है अस्त, अस्त होता है निराश, उदास। अस्त क्या है? उदास या निराश। अगला है मौन, मौन का मतलब होता है चुप होना, शांत होना या उदास। मौन का मतलब होता है उदास या शांत। बक देना मतलब कुछ भी कह देना, बकना होता है कहना। सजीले होता है सजे हुए, सजीले क्या होता है? सजे हुए। पावन होता है पवित्र, क्या होता है? पावन, पवित्र। उसके बाद है शक, शक माने होता है संदेह, क्या होता है? शक, संदेह। शक माने होता है संदेह। हाय रे, हाय रे क्या है? दुख की अभिव्यक्ति करता है। क्या करता है? दुख की अभिव्यक्ति करता है। आदमी से भागता हूँ, आदमी से भागता मतलब क्या आता है? आदमियों से मिलना नहीं चाहता, आदमियों से मिलना नहीं चाहता, आदमियों से मिलना वो नहीं चाहता है। अगला है सजीले, सजे हुए। पुण्य होता है अच्छे कर्म, पुण्य क्या होता है? अच्छे कार्य, अच्छे कर्म। पावन बताया था अभी पवित्र। तरसे होता है
तड़पना, बेचैन होना, दुखी होना। वर्षें होता है बरसना, वर्षें क्या होता है? बरसना। अब इनकी व्याख्या देखें। कवि कहता है कि सावन या हे सावन, तुम पिताजी को बताना कि मैं यहाँ खूब मस्त हूँ। क्या हूँ मैं? खूब मजे में हूँ, मस्त हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। यदि उसके दुख एवं कष्ट की जानकारी उनके पिताजी को मिल गई तो वे अधिक परेशान हो जाएंगे। अगर कवि के पिताजी को उनके दुख की, कष्ट की जानकारी मिल गई तो वो जो अत्यधिक परेशान हो जाएंगे। मैं दिन रात सूत काटने में व्यस्त रहता हूँ। किस में रहता हूँ? सूत काटने में लगा रहता हूँ, व्यस्त रहता हूँ। यहाँ मुझे किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं है, यहाँ मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। मेरा भार 70 किलो हो गया है। कितना हो गया है? 70 किलो हो गया है। मैं प्रतिदिन ढेर सारा भोजन खाता हूँ, यानी बहुत अधिक भोजन खाता हूँ, और मैं प्रसन्नचित्त रहता हूँ, खूब खेलता हूँ, कूदता हूँ, मौज मस्ती करता रहता हूँ, खूब प्रसन्नचित्त और आनंदित रहता हूँ। बस उन्हें यही सब बताना, यानी कि मेरे माता पिता को कोई जो है ऐसी बात ना बताना जिसके कारण उन्हें दुख हो जाए। उन्हें सब जो है सकारात्मक बातें कहना, जैसे मैं खेलता रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ, ढेर सारा भोजन खाता हूँ, और मैं जो है हमेशा खेलने कूदने में लगा रहता हूँ। मेरा वजन भी अब बढ़ गया है, 70 किलो हो गया। ये जो सारी बातें सकारात्मक, यही बातें जाकर के मेरे पिता को बताना। उनके सामने कोई भी ऐसी बात ना करना जिससे उन्हें दुख हो जाए। कवि जेल में मिलने वाले कष्टों एवं यातनाओं को पिताजी से छुपा कर रखना चाहता है। जेल में मिलने वाले कष्टों को अपने पिता से छुपा कर रखना चाहता है। यदि उसके दुख एवं कष्ट की जानकारी उनके पिता को मिल गई तो वे अधिक परेशान हो जाएंगे। इसलिए कवि चुपचाप जेल के जीवन के कष्टों को छुपा कर रखना चाहता है। वह उन्हें केवल अपनी प्रसन्नता की सूचना देना चाहता है। इसलिए अपने संदेश वाहक सावन से कहता है कि मैं यहाँ अस्त हूँ। अस्त माने होता है उदास। मैं यहाँ उदास रहता हूँ, निराश रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, रोता रहता हूँ। ये सब बातें मेरे पिता के सामने मत कहना, क्योंकि उनको जब ये पता चलेगा तो मैं अत्यधिक दुखी हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा। अब यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने विषय में पिताजी को कैसा संदेश भेजा है? तो बताना है कवि ने सावन के माध्यम से अपने विषय में पिताजी को संदेश भेजा है कि वह जेल में आनंद पूर्वक रहता है, सूत काटने में मस्त रहता है, लगा रहता है, खूब डटकर खाता है, और दुख तो उसके पास फटकते भी नहीं हैं, सदा ही अपने काम में व्यस्त रहता है। अगला प्रश्न है, दुख डटकर ठेलता हूँ पंक्ति का क्या मतलब है, क्या भावार्थ है? दुख डटकर ठेलता हूँ पंक्ति का भावार्थ क्या है? तो बताना है दुख डटकर ठेलता हूँ। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने दुख को अपने दूर धकेल दिया है, यानी कवि कहता है कि मैंने दुख को अपने से दूर धकेल दिया है। दुख मुझसे बहुत दूर रहता है, यानी कि मेरे पास दुख जो है नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि कवि दुखों का मुकाबला कर रहा है, दुखों को जो है अच्छे से डटकर सहन कर रहा है, उनसे वो डरता नहीं है। अगला प्रश्न है, कवि ने सावन को क्या कहने के लिए मना किया है? कवि ने सावन को क्या कहने के लिए मना किया है? तो बताना है कवि ने सावन को यह कहने या बताने के लिए मना किया है कि वह जेल के जीवन से निराश और उदास है, उसे सदा घर की याद आती है। ये बातें जो है कवि कहता है कि उनके पिता को ना बताएं, सावन जो है उनके पिता को ना बताएं। वह जेल के जीवन में निराश और उदास है और सदा उसे घर की याद आती रहती है।
अगला प्रश्न है, कारावास में बैठे बैठे कवि को क्या सताने लगती है? तो बताना है, कारावास में बैठे बैठे कवि को अपने परिजनों की याद सताने लगती है। कवि किसकी परंपरा अनुसार सारा दिन काम में लीन रहता है? कवि गांधी जी की परंपरा के अनुसार सारा दिन चरखा काटने में लीन रहता है। सारा दिन चरखा काटने में लीन रहता है। कवि सावन से अपने स्वास्थ्य के बारे में क्या कहता है? कवि सावन से कहता है कि वह जेल में ढेर सारा भोजन करता है, उसका वजन 70 शेर हो गया है, वह यहाँ पर कूदता और खेलता रहता है, कूदता और खेलता रहता है। कवि अपने माता पिता से क्या छिपाना चाहता है? जेल में मिलने वाले मानसिक और शारीरिक कष्टों को वह अपने माता पिता से छिपाना चाहता है। शारीरिक कष्टों को छिपाना चाहता है और जो मानसिक कष्ट है उसको भी वो जो है छिपाना चाहता है। अवतरण का काव्य सौंदर्य बताइए। तो इसका काव्य सौंदर्य देखें, बताना है, कवि की माता पिता के प्रति सम्मान एवं सहानुभूति की भावना व्यक्त हुई है। सम्मान एवं सहानुभूति की भावना व्यक्त हुई है। कवि अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसको छिपा कर रखना चाहता है और केवल अपने माता पिता के सामने कुशलता का समाचार ही भेजना चाहता है। यहाँ पर मेघदूत की परंपरा का पालन किया गया है। उसी के अनुसार सावन को जो है संदेश वाक्य के रूप में बताया गया है। संदेश वाक्य क्या बताया गया है? सावन को खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। देश शब्दों का सुंदर प्रयोग है। प्रसाद गुण विद्यमान है। मानवीकरण और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण व अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। डट कर ठेलना, अस्त होना, डट कर ठेलना, अस्त होना, अस्त होना आदि मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सारगर्भिता का गुण समा गया है। लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। शब्दों की पुनरावृत्ति से पद में अनुरंजकता का समावेश हुआ है। शब्दों की पुनरावृत्ति से क्या हुआ है? अनुरंजकता का समावेश हुआ है। तुकांत के प्रयोग से भाषा में लयात्मकता और प्रवाहमयता बन गई है। क्या बन गई है? लयात्मकता व प्रवाहमयता बन गई है। अब जो है इसकी व्याख्या करेंगे। हाय रे ऐसा न कहना। कवि कहता है कि बड़े दुख के साथ सावन को कहता है, जो कुछ यहाँ देख रहा है या जो कुछ उसने यहाँ देखा है उसे मेरे पिता से मत कहना। जो वास्तविकता है वो उनके पिता के सामने ना कहे, ऐसा जो है निवेदन करता है सावन से। उनको यह न कहना कि जेल में मेरा मन निराश रहता है, जेल में मेरा मन निराश रहता है, मुझे घर की याद आती है और मैं रात रात भर जागता रहता हूँ, रात रात भर जागता रहता हूँ, यहाँ तक कि किसी से मिलना भी नहीं चाहता। कवि दोबारा कहता है कि हे सावन, तुम मत कहना कि मैं चुपचाप रहता हूँ, मत कहना कि मैं चुपचाप रहता हूँ, यह भी न कहना कि मैं खोया खोया रहता हूँ, तथा मुझे अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं है, मुझे अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं है। मेरे माता पिता के सामने सोच समझ कर बोलना। कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे उन्हें तुम्हारी बातों पर संदेह हो जाए, शक हो जाए, संदेह हो जाए, ऐसी बात मत करना। हे हरे भरे सावन, सुंदर सावन, मेरे पुण्य कर्मों के परिणाम सावन, पवित्र सावन, तुम चाहे जितना बरस लो, तुम चाहे जितना बरस लो, लेकिन तुम ये ध्यान रखना कि मेरे माता पिता ना बरसें, उनकी आंखों में आंसू ना आए, मेरे माता पिता की आंखों में आंसू ना आए। इसलिए उनके सामने कोई ऐसी बात मत कहना जिनसे उन्हें दुख हो, कष्ट हो और वे अपने 5वें बेटे के लिए ना तरसें, दुखी ना हो, परेशान ना हो। मेरे माता पिता के सामने कुछ भी ऐसा मत कहना जिससे मेरे माता पिता को कष्ट हो, दुख हो, परेशानी हो। कहने का आशय ये है कि प्रार्थना करता है कवि सावन से और वो कहता है कि वो उनके घर जाएं और उनके सामने केवल सकारात्मक बातें कहें, अच्छी बातें कहें, ताकि उनके माता पिता को दुख ना हो, कष्ट ना हो। और साथ ही कहता है कि तुम बरसते रहना लेकिन मेरे माता पिता जो है ना बरसें, यानी कि उनकी आंखों में आंसू ना आए। अब हम करेंगे प्रश्न इससे जुड़े हुए। कवि को
कैसा डर है? तो बताना है कवि को डर था कि कहीं सावन उसकी वास्तविकता को उसके माता पिता के सामने व्यक्त ना कर दे, उसकी वास्तविकता को उसके माता पिता के सामने व्यक्त न कर दे, जिससे उन्हें दुख पहुंचे। इसलिए वह बार बार सावन को सावधान करता है। क्या करता है? सावन को सावधान करता है। जेल में कवि की मनोदशा कैसी थी? जेल में कवि की मनोदशा हताश एवं निराश थी। हताश एवं निराश थी। वह दूसरों से मिलना जुलना, यहाँ तक कि बोलना भी पसंद नहीं करता था। वह अकेले अपने आप में खोया खोया सा रहता था और मौन बना रहता था। वह रात रात भर जागता रहता था। कहने का भाव यह है कि जेल में रहते हुए कवि को घर की याद आती थी, वह निराश बना रहता था। अगला प्रश्न है, इस पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पद्यांश का क्या भाव है तो बताना है। इस पद्यांश में कवि ने अपने कारावास के जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। कहने को वह अपने आप को देशभक्त कहलवाता था, किंतु वास्तविकता यह है कि वह कारावास में रहते हुए अत्यंत निराश एवं दुखी था। अपनी निराशा एवं दुख को छिपाने के लिए वह सावन के माध्यम से माता पिता को झूठी दिलासा दिलाता हुआ प्रतीत होता है। कवि ने देशभक्ति की भावना के साथ माता पिता के प्रति सम्मान एवं सहानुभूति की अभिव्यंजना भी की है। कवि के द्वारा तत्कालीन मनोदशा को कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करना ही कवि का प्रमुख लक्ष्य रहा है। यानी कि बड़ी कलात्मकता के साथ जो है कवि अपनी तत्कालीन मनोदशा को जो है व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, कवि सावन से क्या न बताने का आग्रह करता है? कवि सावन से अपनी वास्तविकता न बताने का आग्रह करता है। वास्तविकता नहीं बतानी है ये कहता है। कवि सावन से क्या बताने का आग्रह करता है तो बताना है कवि सावन से अपनी कुशलता को बताने का आग्रह करता है। कुशलता को बताने के लिए कहता है। कवि को अक्सर किसकी याद आती है? कवि को अक्सर परिवार वालों की याद आती है, अपने परिवार की याद आती है। आदमी से भागता हूँ कहने देना, मौन हूं मैं। इस पंक्ति का आशय क्या है तो बताना है। इस पंक्ति के द्वारा कवि अपनी बढ़ती हुई मानसिक यातनाओं को बताते हुए कहता है कि अब तो वह किसी भी आदमी का सामना करने से डरने लगा है। वह सावन से यह भी कहता है कि वो उसके माता पिता से यह न कहें कि आजकल कवि चुपचाप रहता है। आजकल कवि चुपचाप रहता है। कवि दृढ़ता से सावन को क्या समझाता है? कवि दृढ़ता से सावन को समझाता है कि वह उसके माता पिता के सामने कुछ भी असलियत न बोलें, वास्तविक सच्चाई जो है उनके सामने ना कहें। इस बात का विशेष ध्यान रखने के लिए कहता है। कवि ने सावन को कैसी उपमा दी है? कवि ने सावन को हरियाली से भरे सजे सावन की उपमा दी है। हरियाली से भरे सजे सावन की उपमा दी है। इस अवतरण का जो है काव्य सौंदर्य बताना है। उससे पहले एक प्रश्न और देखें। कवि किसकी आंखों से अश्रु न बरसने की बात कहता है तो बताना है। कवि अपने माता पिता के नेत्रों से अश्रु न बरसने की बात कहता है। अपने माता पिता के नेत्रों से अश्रु न बरसने की बात कहता है। अब देखें काव्य सौंदर्य। कवि सावन से अपनी वास्तविकता न बताने का आग्रह करता है। क्या करता है? सावन से अपनी जो वास्तविकता है न बताने का आग्रह करता है। इस काव्यांश में कवि की पितृभक्ति का सजीव वर्णन किया गया है, या पितृभक्ति की सजीव अभिव्यंजना हुई है। क्या हुई है? पितृभक्ति की सजीव अभिव्यंजना हुई है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। सरल व प्रवाहपूर्ण प्रयोग किया गया है। कवि ने सावन को उसी प्रकार संदेशवाहक बनाया है जिस प्रकार कालिदास ने मेघदूत में बनाया था। संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। करुणरस विद्यमान है, प्रसाद गुण विद्यमान है। अनुप्रास अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग देखने को मिलता है। मानवीकरण अलंकार ने जो है काव्य पंक्तियों को और ज्यादा सुंदरता प्रदान की है। कवि ने विशेषणों की जड़ी सी लगा दी है। सजीला, हरा, पावन, पुण्य, ये विशेषण जो हैं
उपयुक्त बन पड़े हैं। सरलता, प्रवाहमयता एवं विषयानुकूलता भाषा की मुख्य विशेषताएं हैं। प्यारे बच्चों, ये थी हमारी कविता घर की याद। सभी इसको अच्छे से याद कर लेंगे और इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। जब तक अगली वीडियो आती है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।